नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। ये लेक्चर ग्रामीण विकास के लिए है और ग्रामीण विकास के अंतर्गत हम आज 20 टॉप एमसीक्यूज देखेंगे। और ये एमसीक्यूज से केवल एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं होगी, बल्कि हम इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो सपोज पहला क्वेश्चन सांसद आदर्श ग्राम योजना के ऊपर है, तो ध्यान रखना इससे रिलेटेड पूरा थ्योरी पोर्शन भी हम देख लेंगे। जो जो बातें जाननी जरूरी है पूरा थ्योरी कवर हो जाएगा, तो एमसीक्यू के साथ ही एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। सीधे हम सवाल पर चलेंगे बिना किसी देरी के। बस एक चीज जो आप पूछेंगे, मुझे मालूम है कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस, ठीक, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY की शुरुआत कब की गई थी, पहला सवाल ये है। तो ध्यान रखना, जैसे ही मोदी सरकार चुनकर आई थी 2014 में, तो मोदी सरकार के द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को, यानी कि उस दिन किसकी जयंती थी, जेपी नारायण की जयंती के अवसर पर 11 अक्टूबर 2024 को क्या योजना लॉन्च किया गया, SAGY, सांसद आदर्श ग्राम योजना। क्या बताया, मोदी सरकार ने जैसे ही चुनाव जीत कराए वो एक योजना लेकर आए जिसका नाम है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना। ध्यान रखेंगे कब लाया गया, 11 अक्टूबर को। किसकी जयंती थी, जेपी नारायण जी की जयंती थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था तो देखिए, इसका उद्देश्य था गांव का समग्र विकास, ठीक, गांव का समग्र विकास हो, ये इसका उद्देश्य था। और इस प्रक्रिया के तहत सांसदों को, ध्यान रखना सांसद वर्ड है, सांसदों को गांव गोद में लेने थे, गोद लेना था, क्या, बच्चे को नहीं, किसको, गांव को, एक गांव को गोद लेना था और उसको आदर्श ग्राम बनाना था, आदर्श गांव बनाना था, ठीक है। अब ध्यान रखना, किसी ग्राम को गोद में लिया जाएगा या ग्राम कह लें, उसका ग्राम पंचायत है ना, तो उस गांव का विकास किया जाएगा, उस ग्राम का विकास किया जाएगा, ठीक है। आदर्श ग्राम से ही आप समझ जाएंगे कि उसको एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि उस गांव को देखकर बाकी दूसरे आसपास के गांव भी मोटिवेट हो और वो भी ऐसा कार्य कर सके, ठीक है। तो पहले सवाल का आंसर 11 अक्टूबर 2014 हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, उसको भी ध्यान रखेंगे। सांसद में भैया 3 प्रकार के सांसद, बोले सर अभी तक तो 2 ही सुने, नहीं 3 सुनना। लोकसभा सांसद, ये तो डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं, निर्वाचित मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होता है, निर्वाचित होते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और एक राज्यसभा सांसद, राज्यसभा के सांसद हो गए, राज्यसभा के सांसद। निर्वाचित वाले कौन से, निर्वाचित, तो सर क्या मनोनीत भी होते हैं, जी बिल्कुल, राज्यसभा सांसद, लेकिन कैसे, मनोनीत, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गांव को गोद में लेंगे, एक गांव को गोद में लेंगे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत। मतलब जैसे अगर ये दुर्ग लोकसभा क्षेत्र है, तो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी गांव को यहाँ के सांसद महोदय पकड़ेंगे और उसको आदर्श गांव बनाएंगे, ठीक है, तो उसको गोद लेंगे। राज्यसभा सांसद जो कि निर्वाचित हैं, पूरे जिस राज्य से वो संबंधित है, जिस राज्य के राज्यसभा सांसद हैं, उस राज्य में से कोई भी एक गांव का चुनाव कर सकते हैं और वहां अपना आदर्श ग्राम बना सकते हैं। लेकिन राज्यसभा सांसद जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं, 12 राष्ट्रपति को आर्टिकल 83 के अंतर्गत नॉमिनेट किया जाता है, तो वो ध्यान रखना, वो भारत के किसी भी गांव को आदर्श गांव बनने के लिए चुन सकते हैं। देखना, अगर देखो लोकसभा सांसद का कोई निर्वाचन क्षेत्र है, अगर वो पूरा का पूरा क्षेत्र गांव नहीं पड़ता, पूरा शहरी क्षेत्र पड़ता है, तो नियरेस्ट जो भी गांव होगा इस निर्वाचन क्षेत्र के, उस गांव को आदर्श गांव बनाया जाएगा, आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई होंगी, हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। अब ध्यान रखना, जो मैं डिटेल बता रहा हूँ उसी के ऊपर आगे चल के सवाल बनेंगे, है ना। तो ये 2 चरण इसके कंप्लीट हो चुके हैं। मोदी जी की सरकार
2014 में आई, 2019 तक चली, फिर दूसरा 2019 से लेके 24 तक। तो ध्यान रखेंगे पहला जो पंचवर्षीय कार्यकाल था, पहले 5 साल का कार्यकाल था, उसमें 3 चरण में ये संपन्न हुए। किसमें? 3 चरण में। तो 2014 में एक गांव चुनना था, 2016 में, और फिर 2019 में एक गांव चुनना था। तो 3 चरण में 3-3 गांव चुना गया, 1+1+1। 2019 से 24 के बीच में 5 गांव चुनने थे, 1+1+1। हर साल एक एक गांव, मतलब टोटल 5 गांव चुनने थे। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ डिटेल बताना होगा तो आगे बता दूंगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी क्षेत्रों का विकास नहीं, सांसदों को सरकारी सहायता देना नहीं, गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करना, उनका समग्र विकास करना। दूसरा का ऑप्शन सी। इस योजना के तहत सांसदों को कितने गांव गोद लेने होते हैं? तो अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कितने गांव गोद लेने होते हैं, तो ध्यान रखना। अब देखो ये अगर ऐसे सवाल पूछे तो यहाँ पे आपका ईयर मेंशन होगा कि पहले पंचवर्षीय योजना में कितने गांव लेने होते हैं। हालांकि गांव कितना लेना है, टोटल जब शुरुआत हुई थी इस योजना की तब ध्यान रखना, तब 3 गांव लेने थे, और 3 गांव एक साथ नहीं, 1+1+1, यानी कि 3 अलग अलग चरण में। और अभी जो सेकंड स्टेज था 2019 से 24, उसमें 5 गांव चुनने थे, जो कि 1+1+1+1, यानी कि हर साल एक एक गांव चुनकर आते। तो ठीक है, तो यहाँ पे सवाल के हिसाब से आप जवाब चुनेंगे। अगर वो पहला सेशन की बात करा 2014 से 19, तो टोटल 3 गांव, एक एक गांव चुनते, एक एक गांव को गोद लेते, लेकिन टोटल 3। ठीक है, और दूसरे पंचवर्षीय काल बोला जाए तो उसमें 5 गांव चुनते, एक एक कर। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल, सांसद आदर्श ग्राम योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? ज्यादातर आप जो भी ग्रामीण विकास के अंतर्गत टॉपिक पढ़ेंगे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, और अगर इसी प्रकार से और भी एमसीक्यूज चाहते हैं, आप जिस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बस लिख देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर बता देना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ज़्यादातर पूरा ग्रामीण विकास का मिनिस्ट्री कौन रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, SAGY सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कौन सा पहलू शामिल नहीं है? तो कौशल विकास है, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है, केवल ग्रामीण सड़कों का निर्माण। तो जहां पे केवल आ रहा है, केवल एक ही काम नहीं करना था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, तो ये तीनों है। कौन सा पहलू शामिल नहीं है बोल रहा, तो केवल ग्रामीण सड़कों का निर्माण। ग्रामीण सड़क भले निर्माण कर जाते हैं, क्योंकि आदर्श ग्राम बनाना है तो सारी सड़कों की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, एकदम हाई फाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मतलब ई-लर्निंग होनी चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन केवल ग्रामीण सड़क नहीं है, बाकी सब होंगे। ठीक, तो ऐसे सवाल में भी फंस जाओगे, तो ध्यान से इसको सॉल्व करना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना में वित्त पोषण किस प्रकार होता है? तो ध्यान रखेंगे, अलग से सांसद निधि को उपयोग किया जाता है, अन्य सरकारी योजनाओं और CSR का समावेश है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, 6वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर है। SAGY में ग्राम पंचायतों की भूमिका क्या होती है? तो केवल निगरानी करना, केवल रिपोर्ट तैयार करना, सांसदों को सहायता देना ही नहीं, यह है योजना निर्माण करना और क्रियान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित करना। समझ आई बात? तो 7वां क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। सांसद आदर्श ग्राम योजना में मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है? तो फिर ये केवल सिंचाई व्यवस्था नहीं, कृषि विकास नहीं, समग्र विकास करना है, तो ग्रामीण बुनियादी ढांचा और मानव विकास। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। SAGY के अंतर्गत कितने गांवों को अब तक गोद लिया गया है 2023 के अनुसार? तो मैं बता दूंगा, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं और ईडीओ एग्जाम के लिए देख रहे हैं लेक्चर, तो आपको इंडिया वाला डेटा ना याद करते हुए, हालांकि इसका आंसर बता सकता हूं, बट ये ध्यान ना रखते हुए आपको छत्तीसगढ़ का डेटा याद रखना है। तो देखो हमने क्या बोला, सांसद गोद लेते हैं, सांसद गांव को गोद लेते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सांसद कितने हैं? 11, और राज्यसभा सांसद कितने हैं? राज्यसभा सांसद 5, तो 11 + 5 कितने हो गए? 16 सांसद, है ना। अब ध्यान दो, पहला जो 5 ईयर आया, यानी कि 2014 से 19, इसमें 3 चरण में
था, यानी कि 3 गांव चुनने थे। तो 16 सांसद अगर 3 गांव चुनते कम से कम, तो 16 तिया कितना होता है, 48 गांव का चयन किया जाना चाहिए था। सेकंड वाले में 2019 से लेकर 2024 तक 5 गांव चुनने थे। तो 16 सांसद अगर 5 गांव चुनते तो कितने होते, 80 गांव चुने जाने चाहिए थे। लेकिन ध्यान रखिए 48 गांव ना होकर केवल और केवल 44 गांव हुआ। छत्तीसगढ़ का डेटा बता रहा हूं। और दूसरे वाले में 80 गांव ना होकर कितने गांव हुए, 72 गांव हुए। तो इस डेटा को आप याद रखिएगा, ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो जिस भी ग्राम को चुनेंगे तो उसका आधार क्या होगा, ठीक है, उसका आधार क्या होगा। तो ध्यान रखना, जिस भी ग्राम को चुनेंगे या जिस भी ग्राम पंचायत को चुनेंगे, ग्राम है मतलब वहां ग्राम पंचायत होगी, तो अगर वो मैदानी क्षेत्र में पड़ता है तो उसका पॉपुलेशन होना चाहिए 3000 से 5000 के बीच। और अगर वो दुर्गम इलाके में पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, जनजाति क्षेत्र में पड़ता है, तो 1000 से 2000 के बीच उसका पॉपुलेशन हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैदानी क्षेत्र में पड़ रहा है तो 3000 से 5000 है ना, और अगर पहाड़ी क्षेत्र में पड़ रहा है तो 1000 से 3000, ये 3000 है, 3000, 1000 से 3000, मैदानी क्षेत्र में 3000 से 5000 और पहाड़ी क्षेत्र में 1000 से 3000। ऐसे क्षेत्र में वो किसी भी ग्राम पंचायत को चुन सकता है, ठीक। अब एक और बात, अगर मैदानी क्षेत्र में 3000 से 5000 का पॉपुलेशन से ज्यादा हो गया, प्लस हो गया, इससे ज्यादा है, तो भी चुनाव किया जा सकता है। अगर कम हो गया, माइनस है, मान के चलो भैया मैदानी क्षेत्र है लेकिन वहां जनसंख्या 2000 है, तो आसपास के 2-3 गांव को मिलाकर फिर वो ग्राम का चयन किया जाएगा, 2-3 ग्राम पंचायतों का चयन कर लेंगे, ठीक है, 2-3 लोग को मिला लेंगे। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ध्यान देना, ये जो ग्राम चयन हो जाएगा, वो ये ग्राम पंचायतों के चयन के बाद नोडल अधिकारी कौन होता है, तो उस बात को भी आप याद रखेंगे। नोडल अधिकारी होता है कलेक्टर, जिले का कलेक्टर, जिस भी जिले में पड़ रहा होगा उसका कलेक्टर होगा, ठीक। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि एडीओ की तैयारी अच्छे से हो, तो एडीओ एग्जाम के लिए हमारे पास अलग से एडीओ का कोर्स अवेलेबल है, जो कि आप परचेस कर सकते हैं। डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर में हमारा ऐप डाउनलोड करना, योगेंद्र साहू क्लासेस, और वहां से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, या तो 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी कोर्स से संबंधित जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो एडीओ का कोर्स, एक और आपको बेनिफिट बता देता हूं, फुल सीजी व्यापम अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो इसमें व्यापम के अंतर्गत आपका जैसे अमीन पटवारी आएगा, नॉर्मल रेवेन्यू इंस्पेक्टर आ जाएगा, हो सकता है प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करना चाहें वो भी कवर हो जाएगा, एडीओ भी कवर हो जाएगा, ठीक, आप कार्य आरक्षक, ये सारे एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे फुल सीजी व्यापम में। तो अगर आप ये ले लिए हैं तो एडीओ की जरूरत नहीं है, तो बेहतर है कि आप फुल सीजी व्यापम कोर्स लें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज को भी परचेस करें, टेस्ट सीरीज बहुत न्यूनतम फीस पर है, बाकी जानकारी आपको बाजू में दिख रही होंगी। चलिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना की सफलता किन कारों पर निर्भर करती है, तो ध्यान रखें, सांसदों की सक्रिय भागीदारी, सही है, सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय, हाँ, ग्रामीण समुदाय की सहभागिता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 11, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो यहाँ पे अब एक नया टॉपिक आ गया। अब मैंने बोला जैसे जैसे एमसीक्यू करेंगे उसके साथ पूरा एक्सप्लेनेशन देख के वो पूरा टॉपिक को ही निपटा देंगे हम लोग, ठीक। तो ऐसे और भी एमसीक्यूज अगर आप डिमांड करेंगे तो लेकर आएंगे। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे आरसेटी के अंतर्गत यही जानना है कि आरसेटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरसेटी का फुल फॉर्म है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक। इसी को हिंदी में देखा जाए, रूरल मतलब ग्रामीण, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार, ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, और इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान, ठीक है। तो आरसीटी का फुल फॉर्म ही आप याद रख लिए। अब दूसरा, ये स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था इसको देखेंगे तो देखना 3 अलग अलग डेट आपको मिलेंगे, है ना। स्टार्ट कब हुआ तो उसके लिए 3 अलग अलग डेट मिलेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट के रूप में पूछा जाए, एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको सबसे पहले 1982 में
एक प्रयोग के तौर पर उपयोग किया गया 1982 में, ठीक है। तो लेकिन ये अगर सवाल नहीं पूछा, अगर हाँ अगर अलग से बता रहा है एक्सपेरिमेंट के तौर पर, तब आप 1982 लेंगे। एकदम एग्जैक्ट ईयर पूछे तो 2009 आप टिक करना, और सेशन पूछे, सत्र पूछे तो सेशन 2008 और 9। तो ये अलग अलग जो डाउट होता है ना, अलग अलग डेटा क्यों मिलता है, इसको भी मैं क्लियर कर दिया है ना। तो आप 2009 याद कर सकते हो, या सत्र के हिसाब से देखें तो 2008-9। तो इस समय ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी थी, किस मिनिस्ट्री ने, किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या था, तो एक ही उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य क्या, ग्रामीण बेरोजगारों को, ठीक है, किसको, ग्रामीण बेरोजगारों को या ग्रामीण युवकों को, है ना, ग्रामीण बेरोजगारों को या ग्रामीण युवकों को ट्रेनिंग देना, ठीक है, ट्रेनिंग देना। किस लिए, ताकि वो स्वरोजगार प्राप्त कर सके, क्या प्राप्त कर सके, स्वरोजगार प्राप्त कर सके। और ट्रेनिंग भी कैसा होगा, फ्री ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग भी कैसा, फ्री ट्रेनिंग होगा, ध्यान रखना फ्री ट्रेनिंग होगा, ठीक है, फ्री होगा, प्लस रहने खाने की व्यवस्था भी उनके लिए की जाएगी, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उद्देश्य पूरा हो गया, उद्देश्य समझ आ गया। अब उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन है। उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना, वही मैंने बता दिया। आगे और पॉइंट आएगा तो और देखेंगे। अब देखिए आरसेटी का संचालन मुख्य रूप से कौन करता है, तो देखिए आरसेटी का संचालन मुख्य रूप से कौन करता है। योजना भले केंद्र सरकार की है, लेकिन मुख्य रूप से संचालन की बात करता है। तो देखो हर जिले में एक आरसेटी सेंटर होता है, क्या होता है, आरसेटी सेंटर है। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहता है ना, एक ऐसे सेंटर होते हैं। और एक लीड बैंक भी होते हैं, कौन होते हैं, लीड बैंक, वही लीड बैंक समझ लो, सेंटर का संचालन कर रहे हैं लीड बैंक। जैसे छत्तीसगढ़ में पूछा जाए तो कितने आरसेटी सेंटर हैं, 18। बोले सर 18 कैसे, आप तो बोल रहे हर जिले में होते हैं। तो ध्यान रखना, जब 2008-9 में आया था तो उस टाइम छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, 18 जिले थे। तो 18 जिलों में 18 सेंटर हैं। हालांकि अगर सवाल ऐसा पूछे कि आरसेटी कितने जिलों में संचालित, तो पूरे 33 जिलों में संचालित है, लेकिन आरसेटी सेंटर कितने हैं, 18 हैं। कितने हैं, 18 है। और ये 18 आरसेटी सेंटर के लिए जो बैंक हैं, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ये इसका आंसर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। तो टोटल छत्तीसगढ़ में 18 बैंक, ये 18 बैंक कैसे, तो एसबीआई के 11 बैंक हैं लीड बैंक के रूप में। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का 5 बैंक है, और सेंट्रल बैंक लीड बैंक के रूप में 2 हैं, ठीक है। तो 11 + 5 16, 16 + 2 18। तो इसका संचालन कौन करती है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो हर आरसेटी सेंटर को कितना फंड मिलता है, 2 करोड़ रुपए मिलता है, ठीक है। इसमें देखो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की भूमिका होती है। कितना करोड़ का फंड मिलता है, 2 करोड़ का, हर आरसेटी सेंटर को 2 करोड़, जिसमें 2 किस्त में दिया जाना है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए 2 अलग अलग किस्त में दिया जाना होता है। अब ध्यान देना, ये जो सेंटर बनेंगे आरसेटी सेंटर इंस्टीट्यूट टाइप का ही है, तो भैया हवा में तो ये खड़ा नहीं हो जाएगा, किसी भूमि पर ही होगा, लैंड पर होगा। तो लैंड दिलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य सरकार, मतलब राज्य सरकार उसको भूमि दिलाएगी। और उस पर जो कंस्ट्रक्शन होगा, उस पर जो भी खर्चा होगा, भूमि बस दिलाने से थोड़ी ना होगा, पूरा खर्चा होगा, उस खर्चा को कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। उस खर्चा को करने की जिम्मेदारी किसकी, केंद्र सरकार। तो यही तो कर रही 2 करोड़ रुपए देकर, ठीक। तो लेकिन भूमि दिलाने का काम किसका है, राज्य सरकार का काम है, इसको ध्यान देना आप, ठीक। चलिए मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। अब और कोई डाउट आएगा तो बता देना। अगला सवाल, आरसीटी में प्रशिक्षण की अवधि आमतौर पर कितनी ही होती है। तो देखो अगर दिन में पूछे ना तो 5 से 30 दिन लेना, और घंटे बोले ना तो मिनिमम 200 घंटे का ट्रेनिंग देना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, आरसीटी में प्रशिक्षण लेने के बाद लाभार्थियों को किस प्रकार सहायता दी जाती है, बैंक लोन और वित्तीय सहायता, अलग अलग योजना के माध्यम से उसको बैंक लोन। बोले सर ये तो पॉइंट नहीं पढ़े भैया, मान के चलो उनको स्वरोजगार देना है, कुछ काम सिखा दिए, अब वो अपना खुद का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो भैया लोन देंगे, बैंक लोन और वित्तीय सहायता, ताकि खुद का बिजनेस, खुद का व्यवसाय चालू कर सकें।
RCT में कौन कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम देते हैं? तो केवल तो हटा देना भैया, कृषि आधारित प्रशिक्षण नहीं, कृषि वाला देंगे लेकिन केवल कृषि का नहीं है, केवल कंप्यूटर तकनीकी कोर्स ये नहीं देंगे जरूर, लेकिन केवल नहीं, केवल सरकारी परीक्षाओं की तैयारी तो रहता ही नहीं है। स्वरोजगार आधारित कौशल प्रशिक्षण, और वो हर क्षेत्र में, तीनों सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर उद्योग वाला हो या सर्विस सेक्टर हो, इस बात को भी आप याद रखना। अब अगला सवाल आ गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, इसकी शुरुआत कब की गई थी? अब हम पूरा रुर्बन मिशन के बारे में देख लेंगे, मोटा मोटी जितनी हमको जानकारी हासिल करनी है, जितना जानकारी होना चाहिए उतना पूरा देख लेंगे। तो ये सेशन ऐसे ही चलेगा, आगे भी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे ना तो ऐसे ही एमसीक्यूज लाएंगे जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, और उस एक्सप्लेनेशन में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लगभग सब चीज़ें जान जाओगे। ठीक है, तो चलिए सवाल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो पहली बात तो ध्यान रखना, ये इसका नाम क्या है? SPMRM, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, R से रुर्बन और M से मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? स्टार्ट कब हुआ था? 21 फरवरी 2016। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो ये ऐसी योजना है, हालांकि केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन ध्यान रखना ये स्टार्ट हुई है छत्तीसगढ़ से ही, तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेट भी याद रखेंगे, 21 फरवरी 2016, तो ऑप्शन के हिसाब से बी 2016। मिनिस्ट्री कौन सा है? फिर वही रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के ये अधीन है SPMRM। ठीक है, चलिए अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, तो देखना अगर आप इसका फुल फॉर्म में जाओगे रुर्बन, तो ये R से है रूरल और अर्बन से है अर्बन। रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी। तो देखो गांव को शहर नहीं बनाना है, बल्कि गांव में शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान करनी है। तो ध्यान रखना इसका उद्देश्य, मोटो क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। जितने भी शहरों में सुविधाएं रहती है ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब इसका जो टैगलाइन था, उस टैगलाइन को याद कर लेना। इसका टैगलाइन क्या था? रूरल क्लस्टर के माध्यम से ग्रामीण भारत का शहरीकरण। इसका टैगलाइन याद करना। टैगलाइन क्या था? रूरल क्लस्टर के माध्यम से ग्रामीण भारत का शहरीकरण। और शहरीकरण कैसे करेंगे? शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा के। यहाँ पे एक शब्द देखने को मिलेगा क्लस्टर। तो क्लस्टर मतलब कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, गांव का समूह को ही क्या बोला जाता है? क्लस्टर बोला जाता है। गांव के समूह को क्या बोला जाता है? क्लस्टर। तो ऐसे अलग अलग क्लस्टर बनाए जाते हैं, 4 से 6 क्लस्टर बना दिए अलग अलग। ठीक है, तो उस क्लस्टर में क्या करेंगे? गांव के समूह को रखा जाएगा और कुछ नहीं। ठीक, समझ आई बात? तो गांव के समूह को रखा जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में कितने क्लस्टर बनाए गए? तो अलग अलग चरण में अलग अलग क्लस्टर बने, टोटल 4, 6 और 8, टोटल 18 क्लस्टर बने। इसमें पहले चरण में जो 4 क्लस्टर बने, वो चारों क्लस्टर को आपको याद रखना है। ठीक है, चारों क्लस्टर को याद रखना है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 4 क्लस्टर बने, उस 4 क्लस्टर में भी गैर जनजाति और जनजाति क्लस्टर, गैर जनजाति और जनजाति क्लस्टर के रूप में उसको आपको याद रखना है। टोटल 4 क्लस्टर। याद रखने का तरीका बहुत आसान है। कालू मामा, बोले सर ये एक ऐसा ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, कालू मामा करके आप उसको याद कर लेना। टोटल 18 क्लस्टर बने। पहले वाले को मैं याद करा रहा हूँ, कोर्स में तो पूरा 18 याद कराए हैं ट्रिक के माध्यम से, बट अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो शुरू के 4 हैं। ठीक है, तो कालू मामा का याद रखना। गैर जनजाति क्लस्टर के अंतर्गत 2 जगह, कालू से क से कुंडा, ल से लोहरसी, क से कुंडा, ल से लोहरसी। गैर जनजाति क्लस्टर में पहले था क से कुंडा और लोहरसी। ठीक, कुंडा और लोहरसी। कुंडा जो है वो धमतरी में है, नाम से ही कुंडा गुंडा टाइप का है, धमकी देने टाइप का नाम लग रहा है, धमतरी। और लोहरसी है कबीर धाम में। ठीक है, इतनी सी बात याद रहेगी। फिर जनजाति क्लस्टर में मामा से, म से मुरमुंदा,
म से मुरमुंदा और म से मुड़पाल। ठीक है, अब बोलोगे सर मुरमुंदा कहाँ वाला, कुम्हारी वाला क्या, दुर्ग वाला क्या? नहीं, अलग अलग जगह है, बहुत सारे नाम सेम रहते हैं। मुरमुंदा, तो जो मुरमुंदा है वो राजनांदगांव जिले वाला था, और ये अविभाजित की बात करें उस टाइम जो था, ठीक है, मुरमुंदा राजनांदगांव वाला, और एक मुड़पाल है, मुड़पाल जो है वो बस्तर वाला है। ठीक है, बस्तर का, बस्तर, मुड़पाल जो है बस्तर में। ठीक, इतनी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मिशन रूर्बन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये तो देख लीजिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं विकसित करना, यही देखे थे। रूर्बन मिशन में एक क्लस्टर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखो क्लस्टर वर्ड तो सुन लिए, क्या है, गांव का समूह ही है, उसका जनसंख्या कितना होना चाहिए? तो देखो ये कभी कभार आपको आसपास लेना पड़ेगा। 15 से 40 हजार अगर वो मैदानी क्षेत्र है तो कई डेटा आपको 25,000 से 50,000 के बीच भी दिखा देंगे, 25,000 से 50,000। तो इसका आसपास का डेटा लेना अगर वो मैदानी क्षेत्र में है तो, है ना। लेकिन अगर यही पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र में है तो जनसंख्या की सीमा 5,000 से 15,000 की गई है। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र में। और अगर दुर्गम क्षेत्र यानी कि पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या 5,000 से 15,000 की गई है। ठीक है, और मैदानी क्षेत्र में 15,000 से 40,000। कई अगर ये ऑप्शन नहीं दे, 25-50 वाला दे, तो उसको भी आप ले सकते हो। ठीक, अगला सवाल हम देखते हैं। रूर्बन मिशन के तहत वित्तीय सहायता का अनुपात क्या है? देखो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, जो खास करके कोर्स परचेस किए हैं तो एक क्रिटिकल गैप फंड के बारे में बताया था, तो उसमें कितना अनुपात था उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। ठीक, रूर्बन मिशन के तहत, ये होमवर्क है 19 का, और जिसको मालूम होगा वो जवाब देंगे। रूर्बन मिशन के तहत कौन कौन से क्षेत्र प्राथमिकता में हैं? सड़क और बिजली, कौशल विकास, डिजिटल इंडिया, जल पूर्ति कि आपका केवल कृषि और सिंचाई, या केवल शहरी आवास विकास? तो देखो क्या है, पूरा ग्रामीण में कैसा शहरी क्षेत्र को हमको बढ़ावा देना या पूरा शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ठीक, तो ये हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे। सड़क और बिजली ये व्यवस्था भी शहरों क्षेत्रों में अच्छे से होती है। केवल वाला तो ये तो ऑप्शन काट ही देना, बट इससे ज़्यादा ऑप्शन हमको कौशल विकास दिख रहा है, डिजिटल इंडिया, जल आपूर्ति, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है। अब जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा भी आपके पढ़ाई में मदद किया होगा, एक लेवल आपको ऊपर लेके गया, तो लाइक कर दें, अन्यथा कोई बात नहीं, लाइक नहीं करेंगे चलेगा। और कमेंट करके जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस प्रकार के और वीडियो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोर्स लेने के लिए मैंने बता दिया 8770123687, इस नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हालांकि बहुत ही मिनिमम फीस है, ये 2 महीने 3 महीने में आप जो रिचार्ज कराते हैं उतना ही फीस इसका भी है, मोबाइल का जो रिचार्ज कराते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हम बहुत सारे लेक्चर्स चलाते हैं फ्री में, जो आपके बहुत काम आएंगे। जैसे एचआर पब्लिकेशन की किताब को हम पूरा ऑडियो वीडियो फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, पंचायती राज को मैंने पूरा उसमें डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वो सब आपका बेनिफिट मिलेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप to be the best. Learn from the best.